अरे राम राम राम, ये युवती तो कितनी सुंदर है। इसकी जैसी रूपवान स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो इसकी तरफ ही खींचा चला जा रहा हूँ। हे सुंदरी, तुम कौन हो जो अपने इस सौंदर्य से सबको अपनी ओर खींच रही हो? राजकुमार जी, उठ जाइए। अब और कितना सोएंगे आप? जल्दी से हमारे साथ चलिए। महाराज की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आप सपने की दुनिया से बाहर आइए राजकुमार। अरे मंत्री जी, क्या हुआ आपको? सुबह सुबह इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था, आपने उसे तोड़ दिया। राजकुमार जल्दी चलिए, महाराज की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई है। वो बार बार आपको पुकार रहे हैं। जयसिंह की यह बात सुनते ही राजकुमार जल्दी ही अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, आपको अचानक से क्या हो गया? रात को तो आपकी तबीयत एकदम ठीक थी। बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। अब मेरे ऊपर किसी भी दवा या दुआ का असर नहीं होगा। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत किया कीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। पुत्र, ये सारी बातें छोड़ो। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ हाँ, बोलिए पिताजी, अब क्या कहना चाहते हैं? बेटा, हमारे मंत्री साहब तुम्हारे पिता के समान ही है। तुम सदा उनकी बात का सम्मान करना, उनकी हर बात को मेरा आदेश समझकर ही उसका पालन करना। हाँ हाँ पिताजी, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, परंतु आप ऐसी बातें अपने मुंह से ना निकालिए। राजकुमार के इतना बोलते ही राजा के प्राण निकल जाते हैं। पिताजी, आप इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। बेचारा राजकुमार अपने पिता की मृत्यु पर फूट फूट कर रोने लगता है। राजकुमार जी, संभालिए अपने आप को। यदि आप भी इस प्रकार शोक विभोर हो जाएंगे तो राज्य का क्या होगा? राजा की मृत्यु के पश्चात राजकुमार को ही राज्य का राजा बना दिया जाता है। महाराज, इस वर्ष का सारा कर रूपी अनाज एकत्रित कर महल के अन्न भंडारों में जमा कर दिया गया है। आप एक बार हमारे साथ चलकर उसे जांच लीजिए। अरे नहीं नहीं मंत्री जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मुझे आपकी बात पर कोई संदेह नहीं। पुत्र, तुम्हारा इस सम्मान का मैं आदर करता हूँ, परंतु एक राजा होने के नाते तुम्हारा हर वस्तु को जांचना परखना आवश्यक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यदि आपकी इच्छा यही है तो हम आपकी बात नहीं काट सकते। हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। चलिए मंत्री जी। इतना बोलकर राजकुमार मंत्री के पीछे पीछे चल देता है। महाराज, यहाँ पर 2 कमरे हैं और दोनों ही अन्न से भरे हुए हैं। आइए, हमारे साथ अंदर आइए। मंत्री बारी बारी से दोनों कमरों में भरे अनाज के भंडार को राजकुमार को दिखाता है। मंत्री जी, आपने बताया था यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हैं, लेकिन यहाँ तो एक तीसरा कमरा भी है। आखिर इसके अंदर क्या है? राजकुमार जी, इसके अंदर क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये आदेश आपके पिताश्री का ही है कि इस कक्ष से आपको दूर ही रखा जाए। परंतु क्यों मंत्री जी? आखिर इस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जिसे मैं भी नहीं देख सकता? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कमरे की सच्चाई को जान कर ही रहूंगा। मंत्री के बार बार समझाने पर भी राजकुमार अपने जिद के आगे अड़ा रहता है। वह मंत्री की एक भी नहीं सुनता। पिताजी, मेरा मित्र यदि इतना जिद कर रहा है तो आप उनसे कमरे का रहस्य क्यों छुपा रहे हैं? महाराज की मृत्यु के पश्चात ये सारा राज्य पाट, धन दौलत, बाग बगीचे सब कुछ इन्हीं का ही तो है। फिर आप इन्हें रोक क्यों रहे हैं? बेटा, तुम ठीक ही कहते हो, सब कुछ इन्हीं का तो है, लेकिन महाराज ने मरते मरते मुझे आदेश दिया था कि राजकुमार को इस कक्ष में मत ले जाना। यदि मैंने
उनके आदेश का उल्लंघन किया तो उन्हें बुरा लगेगा। वैसे पिताजी, अब तो राजकुमार ही हमारे महाराज हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। यदि आप राजा के दुख का इतना ध्यान रखते हैं तो हमारे इन राजा के दुख का भी तो ध्यान रखिए। दरवाजा खोल दीजिए। राजकुमार को दुखी देखकर हमारे राजा को भी शांति नहीं मिलेगी। यदि ऐसी बात है पुत्र, तो ये लो चाबी और इस कमरे को खोलकर देख लो। चाबी मिलते ही मंत्री पुत्र दरवाजे को खोलता है और तीनों ही कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। राजकुमार अपनी नजरों को जल्दी ही पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ाता है, लेकिन उसे कमरे में ऐसा कुछ भी खास दिखाई नहीं दिया। वैसे ये कमरा भी बाकी कमरे के समान ही है। आखिर इसमें ऐसा क्या खास था जो पिताजी मुझे नहीं दिखाना चाहते थे? राजकुमार इतना बोल ही रहा था कि तभी राजकुमार की नजर सामने एक तस्वीर पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तस्वीर तो उसी युवती की है जिसे मैं कई बार अपने सपने में देख चुका हूँ। आखिर ये सुंदरी कौन है? राजकुमार, ये मयूर राज्य की राजकुमारी सुषमा है। वाह वाह वाह! इस सुंदरी के रूप के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नतमस्तक हो जाए। इसके रूप की व्याख्या करना असंभव है। इसीलिए मंत्री जी, मैं राजकुमारी सुषमा से ही विवाह करूंगा। ये मेरा वचन है। जब तक मैं राजकुमारी सुषमा को अपनी पत्नी नहीं बना लूंगा, तब तक सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अरे नहीं नहीं राजकुमार, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राजकुमारी सुषमा से विवाह करना इतना भी आसान नहीं। वो 7 समुंदर के बीच रहती है। तो क्या हुआ मंत्री जी, मैं राजकुमारी सुषमा को पाने के लिए 7 समुंदर के बीच भी पहुंच जाऊंगा। राजकुमार जी, यदि आप वहां पहुंच भी गए तो राजकुमारी से विवाह करना तो दूर, उनसे भेंट करना भी संभव नहीं है। आज तक वहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया। फिर मैं आपको ऐसे अनहोने काम में हाथ डालने की सलाह कैसे दे सकता हूँ? मंत्री को जिस बात का डर था वही हुआ। राजकुमार बचपन से ही हठी था। वह जिस चीज के लिए हट कर लेता था वह उसे प्राप्त कर ही सांस लेता था। मंत्री बार बार राजकुमार को वहां जाने से रोकता है, लेकिन हठी राजकुमार मंत्री की एक बात भी नहीं सुनता। मित्र, तुम्हारे पिता तो मेरा साथ नहीं दे रहे। क्या तुम इस कार्य को सफल बनाने में मेरी मदद नहीं करोगे? तुम तो मेरे सच्चे मित्र हो। राजकुमार, संभालिए अपने आप को। आप इतना दुखी ना होइए। एक मंत्री पुत्र होने के नाते ना सही, एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। पुत्रों, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? आखिर तुम दोनों जानबूझकर दहकती आग में क्यों कूदना चाहते हो? पिताजी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यदि राजकुमार ने उस राजकुमारी से विवाह करने का वचन लिया है तो हमारा कर्तव्य है अपने राजा के प्रत्येक वचन को पूरा करने का। इसीलिए आप हमें ना रोकिए। हम दोनों कल सुबह यहाँ से मयूर राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह होते ही दोनों मित्र एक एक घोड़े पर सवार होकर मयूर राज्य की खोज में निकल पड़ते हैं। उन दोनों को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। वैसे मित्र, अब तो शाम हो चुकी है और जल्दी से रात भी हो जाएगी। सुबह से चलते चलते हम थक भी गए हैं, इसीलिए कोई सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर रात गुजार लेते हैं। हाँ मित्र, आपका कहना एकदम उचित है। हमें जल्दी ही किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना होगा। ये सारी बातें करते करते वह दोनों एक बगीचे के पास पहुंचते हैं। अरे भाई, आज रात इस बगीचे में ही रुकना कैसा होगा? राजकुमार जी, ये बगीचा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ का वातावरण तो कितना शांत है। ऐसा लगता है जैसे इस बगीचे में जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। मित्र, तुम तो कितना डरते हो। इस बगीचे के अंदर कोई भी रहस्य नहीं है।
चलो अब इसके अंदर चलते हैं। राजकुमार अपने मित्र की कोई बात को नहीं सुनता। मजबूरन उस मंत्री पुत्र को भी बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। मित्र, हम दोनों अपने घोड़े को यही पेड़ के नीचे ही बांध देते हैं और दोनों इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। ठीक है राजकुमार जी, जैसा आप उचित समझे। इतना बोलकर वह दोनों अपने घोड़े पेड़ के नीचे बांध देते हैं और दोनों ही पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। हे भगवान, पता नहीं राजकुमार ने हमें किस मुसीबत में लाकर फंसा दिया है। काश कि मैं राजकुमार की किसी बात को ना मानता और ना यहाँ आने को तैयार होता। राजकुमार का मित्र ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वह देखता है कि आकाश की ओर से कोई उसकी तरफ ही बढ़ता हुआ चला आ रहा है। राजकुमार जी, जरा उधर देखिए, ये हमारी ओर को ही कोई बढ़ता हुआ चला आ रहा है। अब हम क्या करें? भाई तुम चिंता ना करो, ये चाहे कोई भी हो हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। तुम शांत हो जाओ। कुछ ही देर में आकाश से कुछ परियां उस बगीचे में उतरती हैं। अरे मित्र, ये तो परियां हैं। हाँ भाई, ये परियां ही है, लेकिन ये इस बगीचे में क्यों उतरी है? राजकुमार जी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस बगीचे में चलना उचित नहीं होगा। अब तो हमने अपनी आंखों से ही देख लिया। मित्र, तुम इतना डरते क्यों हो? तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उनमें से एक परी अपनी जादुई छड़ी से उस पूरे बगीचे को रोशनी से भर देती है। कुछ ही देर में आसमान की तरफ से एक सिंहासन उड़ता हुआ उसी बगीचे में आकर उतरता है, जिस पर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। कुछ ही देर में वह सुंदर युवती ताली बजाती है तो उसके सामने एक परी जाकर खड़ी हो जाती है। वाहक परी, तुम जल्दी से जाओ और उस राजकुमार को लेकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। राजकुमारी की यह बात सुनकर परी तुरंत ही उसी ओर को बढ़ने लगती है जिस ओर वह दोनों मित्र पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए थे। मित्र, ये परी तो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। कहीं इसे हमारे यहाँ होने का कोई सुराग तो नहीं मिल गया? राजकुमार जी, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही हैं। लेकिन तुम्हारी राजकुमारी को मुझसे क्या काम है? राजकुमार जी, इसका जवाब तो स्वयं राजकुमारी ही दे सकती हैं। आप हमारे साथ चलिए। क्या हुआ राजकुमारी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? राजकुमार जी, मैं परीलोक की राजकुमारी उत्तरा हूँ। मुझे श्राप मिला है कि जब मैं पृथ्वी लोक पर आकर किसी राजकुमार से विवाह करूँगी तो मुझे मेरे पंख वापस मिल जाएंगे। परंतु क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों राजकुमार? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? बस इसीलिए राजकुमारी कि मैंने मयूर राज्य की राजकुमारी सुषमा से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है, इसीलिए मैं उन्हीं के साथ ही विवाह करूंगा। राजकुमार जी, यदि आप राजकुमारी सुषमा से विवाह करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, लेकिन आपको मेरे साथ भी विवाह करना होगा। यदि आपको मेरे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं तो मैं जरूर आपके साथ विवाह करूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ही जाऊंगा। वैसे राजकुमार जी, आप राजकुमारी सुषमा से विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं। राजकुमारी जी, यदि मैंने प्रतिज्ञा ली है तो कैसे भी कुछ भी करके मैं राजकुमारी तक जरूर पहुंचूंगा। राजकुमार जी,
वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। तुम्हें रास्ते में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आप ही बताइए राजकुमारी, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूं? राजकुमार जी, आप परेशान न होइए। आप मेरी इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो। जब तक आप इस अंगूठी को पहन कर रखोगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना बोलकर राजकुमारी अंगूठी को राजकुमार को दे देती है। राजकुमार जी, अब तो लगभग सुबह होने वाली है। अब हम लोगों के वापस लौटने का समय हो चुका है। आप निश्चिंत होकर जाओ राजकुमार, आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इतना बोलकर परियां वहां से चली जाती हैं। फिर वह दोनों मित्र भी वहां से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। अरे वाह राजकुमार, आप तो विवाह करने निकले थे राजकुमारी सुषमा से। रास्ते में एक और सुंदरी राजकुमारी मिल गई। ये सारी बातें करते हुए वह दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। उन दोनों को चलते चलते सुबह से शाम होने वाली होती है। तभी रास्ते में उन दोनों को एक चरवाहा मिलता है। अरे भाई, आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? आप लोग इधर को मत जाइए, इससे आगे का जंगल बहुत ही खतरनाक है। आप मेरी मानो तो यहीं से वापस लौट जाइए। अरे चरवाहे, शायद तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। खतरों से खेलना हमारा शाही शौक है। इतना बोलकर वह दोनों मित्र आगे बढ़ चलते हैं। अरे मित्र, आखिर इस जंगल में हमें क्या खतरा हो सकता है? राजकुमार जी, खतरा तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा, पर जो भी होगा उसके मुकाबले के लिए हम चौकन्ने होकर चलेंगे। वह दोनों चलते चलते घने जंगल के बीच से गुजरते हैं। धीरे धीरे अंधेरा भी काफी हो चुका था। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि सामने से दो आंखें चमकती हुई उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही हैं। अरे ये क्या है? ये सामने से कौन आ रहा है? राजकुमार जी, आप फिक्र ना करें, मैं आगे जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर उसका मित्र अपने घोड़े से नीचे उतरकर सामने खड़ा हो जाता है तो देखता है कि सामने एक खूंखार बाघ उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। अरे दुष्ट बाघ, तू हमारे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वह बाघ उसके ऊपर हमला कर देता है तो मंत्री पुत्र अपनी तलवार से बाघ को काट देता है। वाह वाह मित्र, मुझे आज पता चला कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हें तुम्हारी बहादुरी का इनाम जरूर मिलेगा। राजकुमार इतना कह ही रहा था कि तभी आसमान में से बिजली कड़कने लगती है। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो मौसम एकदम साफ था, अचानक से बारिश कहाँ से आ गई? राजकुमार जी, हमें जल्दी से कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर रुक जाना चाहिए। हाँ, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वह दोनों मित्र जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। जय सिंह, जरा उधर देखो, यहाँ पर तो एक झोपड़ी है। चलो आज रात इसी के अंदर चलकर गुजारते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर दोनों मित्र अपने घोड़े से नीचे उतरकर झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। मित्र, इस झोपड़ी में तो कोई भी नहीं रहता है। हमारी आज की रात आराम से कट जाएगी। वैसे भी सुबह से चलते चलते हम दोनों कितना थक चुके हैं। मुझे तो बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। आ जाओ, तुम भी सो जाओ। राजकुमार तो इतना कहते ही सो जाता है, लेकिन उसके मित्र को नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, पता नहीं अभी मयूर राज्य और कितनी दूर है। ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
जिसकी वजह से जंगल में भटकना पड़ रहा है। काश कि मैं राजकुमार को पहले ही समझा पाता।